आपको 1 करोड़ का ऑफर आया था। मार दो, गोली चला दो, लाठी चला दो। डीजीपी साहब हैं, आप रोक दीजिएगा। क्रिमिनल को क्रिमिनल ही लोग पहचान पहचानते सकते हैं। हैं, बिल्कुल। डीएम को फांसी दो, एसपी को फांसी। एसडीओ साहब अपने टेबल के नीचे थे, हाँ, जम के लाठी चलाए थे अंदर। अपराधी को नहीं, अपराध को पकड़िए। डर नहीं लगता। अच्छा, आपने डीएम की वाइफ पे एफआईआर कर दिया था केस। मेरी जिंदगी ही उल्टी चली है हर समय। तो अन्यथा तो मेरा चटनी बना हुआ था। 7 डेड बॉडीज खेत में मिले हैं, गुमटी के बगल में। काला धन और अपराध ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर को खड़ा नहीं होने देते। सरकार ने मेरे ऊपर जिम्मा लगा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं द पीपल स्टोरीज विद दीपक। आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि बिहार में कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इवन भारत में भी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, ये वही व्यक्ति हैं जो 2006 से 2010 तक जो बिहार की कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको व्यवस्थित करने वाले ये वही व्यक्ति हैं, जिनका नाम अभयानंद जी है। जी नमस्ते सर। धन्यवाद दीपक जी। जी तो सर, आपकी कहानी हम लोग जानना चाहेंगे कि बचपन से ही क्या अभयानंद जी को ये लगता था कि हमको आईपीएस ऑफिसर बनना है? क्या कारण रहा सर? बिल्कुल ही नहीं लगता था कि आईपीएस बनना है। अच्छा। अगर एक ऐसे स्टेज की बात की जाए क्लास 8-9 से, तो मुझे फिजिक्स और खास करके थियोरेटिकल फिजिक्स में आगे बढ़ना था। उस दिशा में मेरी गाड़ी चल रही थी। अच्छा। और सडनली बीएससी में आकर के मैं अगर वर्ड यूज़ करूं डिरेल, अच्छा, तो ये डिरेल हो गई और ट्रैक ये चेंज हो गई। ट्रैक एकदम चेंज हो गई। अच्छा। और यूपीएससी देना पड़ गया और दे दिया मैंने। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ और आईपीएस हो गया। ऐसा सर कहा जाता है कि जब आपने फिजिक्स को छोड़ा था तो आपके एक प्रोफेसर ने बोला कि आपने फिजिक्स का नुकसान किया है। क्या ये बात सच है? हाँ, हमको जो फिजिक्स पढ़ाए थे, डॉक्टर राम बहादुर सिंह नाम था उनका, पटना जी यूनिवर्सिटी में। जी वो क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे। जी। उन उनका एक इंटरव्यू देखा था हमने, हम्म, जिसमें उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि आईपीएस में उसका जाना फिजिक्स के लिए लॉस था। अच्छा। सर ने एक बुक भी लिखी, अगर मैं आपको बता दूं तो, जिसका नाम है अनबाउंडेड। देख सकते हैं आप। और इसकी सब टाइटल है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पोलिसिंग एंड सुपर 30। सर, इस बुक का लिखने का रीजन क्या लगा आपको? ये लिखने का कुछ विचार बहुत दिन से आ रहा था, हम्म, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पा रहा था। जी। ये कर्टेसी है कोविड का। हम्म, सब लोग घर में बंद हो गए थे, मैं भी घर में बंद था। तो करीब 2 साल, आपको याद होगा, कोविड का। कोविड का। तो मौका ऐसा मिला तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करना है, जो आइडियाज है उसको लिख दिया जाए। अच्छा। तो ये किताब आ गई। ये किताब अगर एक वर्ड में कहा जाए तो कर्टसी कोविड है। अच्छा। और सर, जहां तक मुझे पता है और मैंने डिस्कवर किया, ये बुक आपने डेडिकेटेड किया है बिहार के कांस्टेबल या सिपाही को, जिनके गोद में आपकी बचपन बीती है, और यहाँ के लोगों को। ये बात सही है दीपक जी। हर बुक को ऑथर डेडिकेट करता है। हम्म, कुछ लोग अपने परिवार को करते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स को करते हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा और मैंने इसको डेडिकेट किया है टू द कांस्टेबल्स ऑफ बिहार पुलिस इन हुज लैप हम्म, आई स्पेंट माई चाइल्डहुड। बिल्कुल सर। उसका कारण ये है कि मेरे फादर भी आईपीएस से डीजीपी थे, 28वें डीजीपी हुए बिहार के। हम्म, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बचपन कहाँ बीता हो। बिल्कुल सर। और सेकेंड डेडिकेशन है टू द कॉमन पीपल ऑफ बिहार, जिन्होंने हमको सेफ्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस के विम्स विम्स। एंड फैंसी से बचाया। बिल्कुल सर। अन्यथा तो मेरा चटनी बना हुआ था। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं ऐसा आप?
कि लोगों ने आपको फैंसी और पॉलिटिशियंस का एक कॉमन नेचर होता है, हम्म, वो एक बहुत ही ऑनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर को खड़ा नहीं होने देते। अच्छा, वो नेचर है, वो चाहे एक्स पार्टी का हो या वाई पार्टी का हो। मतलब आपके कहने का अर्थ ये हम कह सकते हैं कि अगर आप उसमें हैं तो आपको मैनेज करना होगा पॉलिटिशियन से। अब आप जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर आप मिलाकर चलना। स्पाइनलेस नहीं बने, हाँ, सीधा खड़े हो गए, तोड़ दिए जाएंगे। तो चटनी बनेगा। अच्छा, तो सर आपने कभी इस चीज को फेस किया, पॉलिटिशियंस पावर को, अपने जब आप पोस्टेड थे कहीं एसपी के आई तौर पे? कैन ओनली से कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ हम्म, टू द फैक्ट दैट माय फादर हिमसेल्फ वाज इन द पुलिस, और उन्होंने हमको बहुत सिखाया था। अच्छा। पुलिसिंग नहीं सिखाया था, लेकिन पुलिस में जीना कैसे है ये सिखाया। और कुछ ऐसी ऐसी गूढ़ मंत्र दिए उन्होंने, हम्म, जिसको लेके मैंने उसको जब अप्लाई किया तो पाया कि ये सब ब्रह्मास्त्र है। और जैसे एक मंत्र था, जब हम आ रहे थे नौकरी में, वो जान गए कि अब ये आईपीएस हो ही गया, इसको अब आना ही है यहाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, सीता जी का जो अपहरण हुआ था, बिल्कुल। उसका मुख्य कारण था कि उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ दी। लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर लक्ष्मण गए। रेखा को उन्होंने क्रॉस किया। हम्म, अगर वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती तो कोई भी शक्ति, रावण तो कोई शक्ति ही नहीं थी, हम्म, उससे भी 10 गुना कोई बड़ी शक्ति आती तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने लक्ष्मण रहे। इसी को मर्यादा बोलते हैं। हम्म, एक आईपीएस ऑफिसर की मर्यादा कानून है, हम्म, आईएएस की भी नहीं है, क्योंकि आईएएस वाले कानून के अंदर नहीं रहते हैं। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बना करके अपना कुछ कुछ करते रहते हैं। लेकिन आईपीएस की मर्यादा कानून है। जिस दिन एक आईपीएस ऑफिसर ये समझ जाता है कि उसकी मर्यादा कानून है, हम्म, कानून को वो नहीं तोड़ेगा और किसी को घुसने नहीं देगा उसमें, तो उसकी कोई उसकी शक्ति का ह्रास हो ही नहीं सकता। हम्म। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी। हालांकि उसको जब मैंने प्रैक्टिस किया तब और समझ में आई बात। तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, ये दूसरों के लिए भी किया। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। मुझे एक टाइम मिला था रजिस्ट्रार पटना हाई कोर्ट से मिलने का। मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी पे बैठा एस डीजीपी और पहुंचा पटना हाई कोर्ट में। अच्छा। और गेट पर जब पहुंचा रजिस्ट्रार के, तो रजिस्ट्रार के चपरासी ने मुझे रोक दिया। अच्छा। तो हमारे बॉडीगार्ड साहब थोड़ा झल्लाए, डीजीपी साहब हैं, आप रोक दीजिएगा। हाँ, तो हमने उनको कहा कि आप शांत रहिए, ये व्यक्ति अपनी मर्यादा में है, ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहा है, और वो अपनी मर्यादा पार नहीं किया है, तो आप उसके साथ धक्का मुक्की क्यों किए हुए हैं। और वो गया अंदर, पूछ करके आया। ये दूसरी बात है कि रजिस्ट्रार साहब हड़बड़ा के अपने से बाहर आ करके रिसीव करके अंदर ले गए। तो आइडिया यही है कि आप अपनी मर्यादा समझिए और जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं उसकी भी मर्यादा समझिए कि वो कहाँ है। वो भले चपरासी हो, वो भले सिपाही हो, लेकिन उसकी मर्यादा भी आपको समझनी होगी। सर, जैसे कि लोगों का शौक होता है दिल्ली पढ़ने जाने का, लोग पटना से दिल्ली जाते हैं, और आप दिल्ली से पटना आए थे, क्या इसका कहानी है सर? मेरी जिंदगी ही उल्टी चली है हर समय, तो दिशा भी मेरी उल्टी ही चल गई। ये बिल्कुल सही है। ये इसका अगर कारण ढूंढिएगा तो एक ही निकलता है। हम भी सोचते हैं, झक्की, एक व्यक्ति जो गलत चीज बर्दाश्त ही नहीं करता है। हाँ, हमने एक रिक्वेस्ट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हाँ, इस कॉलेज में मैं था, कि मुझे वहाँ से आप ये कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसमें करीब 25 बच्चे पढ़ रहे थे, और हमने बात की थी तो वो लोग तैयार हो गए थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि आपके मार्क्स के आधार पर हम आपको यहाँ ले सकते हैं। बिल्कुल। आई वॉन्टेड दैट चेंज, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर था।
मेरे कॉलेज से। नहीं अलाउ किया, मेरे कॉलेज नहीं अलाउ किया कि नहीं हम नहीं देंगे। तो हमने कहा अब आप रखिए अपनी डिग्री, हमको हम नहीं नहीं पढ़ेंगे। पढ़ना है। तो फिर आप वहां से चल दिए। चल दिए। पिताजी डांटे नहीं आपको? पिताजी ऐसे भी ज़्यादा हमसे बहस नहीं करते थे। जो पढ़ाई हमको करनी थी हमने की, हम आ गए दिल्ली पटना। तो आ गए पटना। फिर पटना में जब आए तब समझ में आया कि आई हैव बीन पुट टू ए लॉस। अच्छा, पटना में आने के बाद आपको ये महसूस हुआ? महसूस हो गया, तुरंत सिलेबस देख के ही महसूस हो गया था। मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाई ही नहीं जाती थी पटना में। अब पढ़ाया जाता है, जिस समय हम आए थे उस समय नहीं पढ़ाया जाता। सर, अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स, थियोरेटिकल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स, ये चारों पांचों में क्या डिफरेंस है? लोग समझ नहीं पाते इन चीजों को, लगता है सब एक ही है। थियोरेटिकल और मैथमेटिकल फिजिक्स करीब करीब एक ही चीज़ है। एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल अलग है। आपको समझने के लिए अगर मैं कहूँ, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। बिल्कुल। ही वॉज ए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। वो प्रयोगशाला में कभी नहीं जाते थे। जी। अगर आप रोन्टगेन का नाम सुने, जिसने एक्सरे डिस्कवर किया था, जी सर। तो वो प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट थे। लेबोरेटरी में जाते थे, एक्सपेरिमेंट सेटअप करते थे, डेटा कलेक्ट करते थे, उसको इंटरप्रेट करते थे। इंटरप्रिटेशन एक लेवल के बियॉन्ड थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लोग ही करते हैं। मेरा इंटरेस्ट था थियोरेटिकल साइड में। अच्छा। प्रैक्टिकली अब जैसे हमारी बात आप पूछेगा तो ऑनर्स के लेवल पर आउट ऑफ 6 पेपर्स 2 प्रैक्टिकल होता था, 4 थियोरी होता था। तो प्रैक्टिकल हॉल में जब क्लासेस चलते रहते थे तो आई वुड हार्डली डू एन एक्सपेरिमेंट। कभी हाथ लगाते ही नहीं थे एक्सपेरिमेंट करने में। अच्छा। लेकिन जो मेरे मित्र लोग करते रहते थे उनको मैं देखता रहता और सोचता रहता था कि इस एक्सपेरिमेंट को कोई और दूसरे तरीके से किया जा सकता है कि नहीं, और नया नया मेथड डेवलप करते थे एक्सपेरिमेंट करने का, बट करते नहीं थे। अच्छा सर, जब आप आईपीएस बन गए थे तो फर्स्ट टाइम आपका पोस्टिंग हुआ सासाराम, मतलब बिहार में। बिहार में एएसपी के तौर पे। एएसपी के तौर पर दीपक जी, सबसे पहला एक डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट होता है 1 साल का। जी। तो वो मैंने रांची में किया था। और रांची के बाद पहला रेगुलर पोस्टिंग जो होता है उसमें रांची में जैसे सिपाही से लेकर के और डीएसपी तक सब पद पर 1 महीना 2 महीना करके रहते थे और 12 महीना बिताना रहता था। जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई तब चले आए डायरेक्ट चार्ज में, जिसको एएसपी सासाराम कहेंगे। बड़ा सब आज जो डिस्ट्रिक्ट है वही था सब डिवीजन। तो सर, जब आपका फर्स्ट टाइम पोस्टिंग हुआ बिहार में, तो जब आप बिहार में आए होंगे तो उस समय बहुत ज्यादा लूट डकैती इन चीजों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा था और बहुत ज्यादा उस समय चल भी रहा था। तो आपका एक केस मैंने पढ़ा कि एक बार एक जगह डकैती हुई थी, तो आपने, वो बरसात की मौसम था और आपने बूट निकाला और खुद ही चले गए थे। और जब ये केस में जब आप एज अ गवाह थे तो जब आपने बताया चीजों को तो लोग हंसने लगे। क्या ये सच है? सही है। मैंने अपनी किताब में इसकी व्याख्या की है। जी। बरसात में ऑफिस में बैठा हुआ था, पानी पड़ ही रहा था और कोई शिक्षक थे, वो अपने स्कूल का पैसा निकालने बैंक से आए थे। जीटी रोड पर जैसे ही पहुंचे लूट गए। मेरे ऑफिस के बगल ही घटना स्थल था। अच्छा। तो हल्ला हुआ तो हम भी, मालूम हुआ कि क्रिमिनल भागे हैं एक तरफ, रोजा की तरफ भागे थे वो लोग। तो मैंने तुरंत एक अपना गम बूट पहना, क्योंकि कीचड़ कादों में जाने की बात हो रही थी। तो गम बूट लगाया और चल पड़े तुरंत। तो मेरे ऑफिस में जो 1-2 सिपाही लोग होते हैं वो लोग आ गए, फिर पीछे से फोर्स भी आया। लेकिन हम निकल गए आगे। अकेले डर नहीं लगा आपको? नहीं, डर ऐसा हमको कभी लगा नहीं। अच्छा सर, बिहार में उस समय बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा अपने लेवल पे था, तो कैसे इन चीजों को आप
देखते थे एज अ एएसपी, आप एसपी कहीं भी पोस्टेड थे तो जो लोग लूट लेते थे, कैप्चर कर लेते थे पूरे बूथ को। और एक बार एक और वाकया है आपका कि बैलेट पेपर फटा हुआ था, तो उसमें कैसे भाई किसी को कहा जाए आप जीते हम जीते, कैसे डिसाइड किया जाए, तो उसका बहुत अच्छा वो सॉल्यूशन निकाले थे। एक बार जरा दर्शकों को बताइए कि क्या था वो व्याख्या। सासाराम की बात है, एक बाई इलेक्शन हो रहा था, असेंबली बाई इलेक्शन सासाराम में। रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी और अपोजिशन में कोई सोशलिस्ट पार्टी था। दोनों के बीच में टक्कर था। कई राउंड्स में काउंटिंग हो, उस समय मैनुअल बैलेट पेपर्स होते थे और काउंटिंग होता था मैनुअली। तो आई रिमेम्बर अराउंड 18 टेबल्स थे, सभी पेपर जाके उस पर सज जाते थे और दिन भर चल रहा था और कांग्रेस हार रही थी, सोशलिस्ट पार्टी जीत रही थी। और दिन भर हम भूखे थे सुबह से। अच्छा। एसडीओ थे रिटर्निंग ऑफिसर उसके। तो हमने लास्ट राउंड जब स्टार्ट हुआ, हमने एसडीओ को कहा कि हमको भूख बहुत लग रही है, तो हम जा रहे हैं, बगल ही में घर था, तुरंत खा करके लौट जाते हैं, 10 मिनट लगेगा हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जाइए ना, अब तो करीब करीब खत्म ही हो गया है। और हम घर पहुंचे हैं और टेलीफोन बज रहा था, पुराना वाला काला फोन था। हाँ। बज रहा था, सर तुरंत आइए, एकदम लाठी चार्ज हो गया है। तो हमको लगा कि हॉल में लाठी चार्ज क्या हो गया। काफी बड़ा हॉल था जिसमें एक ही हॉल में सभी टेबल्स लगे हुए थे। मैं वहां पहुंचा जीप से, अंदर गया तो बड़ा अजीब तरह का दृश्य था। एसडीओ साहब अपने टेबल के नीचे थे। अच्छा। और सीआरपी के सिपाही लोग एकदम जम के लाठी चलाए थे अंदर में। बैलेट बॉक्सेस फेंका हुआ, बैलेट पेपर फाड़ा हुआ, सब जमीन पर गिरा हुआ, अस्त व्यस्त था। तो मैंने एसडीओ साहब को कहा कि अब बाहर आ जाइए, हम लोग को बताइए तो ये हुआ क्या है इतने ही देर में। उन्होंने कहा कि आप निकले हैं और यहाँ बैलेट पेपर फाड़ना शुरू हो गया। 1 मिनट में लगा जैसे कि भूचाल आ गया है। तो रूम में दिखाई पड़ रहा था। तो वो सर पकड़ के बैठ गए थे। वहाँ के जो कलेक्टर साहब थे वो 3rd फ्लोर पर बैठे हुए थे, उसी जगह पे, उसी बिल्डिंग में। अच्छा। ये हो रहा था ग्राउंड फ्लोर पर। अच्छा। और कलेक्टर साहब थे 3rd फ्लोर पे, आप गए थे खाना खाने। और हम चले गए थे खाना खाने में। हम निकले हैं और शुरू हो गए। अच्छा। तो हमने उनको, वो हमको कह रहे थे धीरे से, एसडीओ साहब, हाँ। कि देखिए ना कलेक्टर साहब का आ रहा है कि अब तो कैंसिल करना होगा सब, इलेक्शन फिर से होगा, बहुत खराब हो जाएगा। हमने कहा रुकिए थोड़ा शांत हो जाइए, सोल्यूशन निकल जाएगा इसका। 2 मिनट के बाद जब शांति हुई तो हमने उनसे पूछा, एसडीओ साहब से, ये बताइए कि आपके पास दूसरे सभी राउंड्स का पूरा पिक्चर है ना? हाँ। तो बोले हाँ वो तो पूरा है। हाँ। हमने कहा आप ऐसा कीजिए, कलेक्ट करा लीजिए सब बैलेट पेपर, जितना पटा चीटा है सब, और ये पूरा कांग्रेस के इसमें डाल दीजिए और तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, यही प्रोसेस अपनाया आपकी, इसमें कैसे डिसाइड होगा कौन विनर है और कौन लूजर है? तो हम अगर सब कुछ फाड़ देने का मतलब हुआ कि हम उसको भी मान लें कि ये सब कांग्रेस का। अच्छा। हो गया, हार गए आप इसके बावजूद भी, तो फिर कैंसिल क्यों किया जाएगा? सर, एक वाकया मैंने और देखा कि 2008 में कर्फ्यू लगा था और बिना वर्दी के आप निकल गए थे वहां, और जाने के बाद एक व्यक्ति गोली चला रहा था, तो उससे आप रूबरू हुए, बात की कि क्या उसका मनसा था, क्या सही में चले गए थे? डर नहीं लग रहा था आपको? कर्फ्यू लगा हुआ था, उसमें आप चले गए। आपको मैंने दीपक जी बताया ना कि डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि मैंने गलती नहीं की। हाँ। गलती कोई और कर रहा है, सिचुएशन उसकी गलती के कारण हुआ है, तो फिर डरे हम क्यों? सर, लेकिन जब वो सिचुएशन वैसा था और आप वहां पहुंचे, तो लोग तो फिर उसमें कैसे जानेंगे कि भाई ये क्या है, नहीं है, कौन है?
वहां जब आप गए होंगे तो? आप मेरी किताब में कई घटनाएं देखेंगे हम्म। जहां आई हैव जस्ट वॉकड इन। हम्म। मेरे साथ या तो सफिशिएंट कोई फोर्स नहीं है या कोई नहीं है, अकेले? अकेले गए। कैसे समझाए थे सर? एक क्राउड था हम्म। और उसमें जो नारा लग रहा था वो था डीएम को फांसी दो, एसपी को फांसी दो। हाँ। एजिटेटेड थे लोग। हाँ। घटना कहलगांव की है। और मैं बीच में खड़ा होकर के समझा रहा था कि फांसी तरीके से, मतलब प्रोसेस से किसी को भी हो सकती है, यही हमारे कानून की खूबी है। हम्म। लेकिन तरीके से करना पड़ेगा। आप तरीका अपनाने को तैयार होइए, स्टार्ट कीजिए। तो एकदम सीधे आवाज आ रही थी, आपके थाने में एफआईआर थोड़ा ही दर्ज होता है। हमने कहा कि अभी थाना का इंचार्ज हम हैं, एडिशनल डीजी थे हम, अच्छा। वो भी लॉ एंड ऑर्डर के नहीं थे, हम हेडक्वार्टर के डीजी थे। आई सेड अभी हम यहाँ हैं, आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, हम्म। आप लिखवाइए एफआईआर और होगा, दर्ज होगा, हाँ। अनुसंधान भी होगा, लेकिन तरीके से होगा। हर चीज की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस में। प्रोसेस से होगा। हाँ। भरोसा है तो आइए। और लोगों ने भरोसा व्यक्त किया। आपने डीएम की वाइफ पे एफआईआर कर दिया था, केस कर दिया था, ये क्या था सर? एक डिस्ट्रिक्ट जिल, मजिस्ट्रेट की वाइफ पे? एक जिले से, मैं उस समय जोनल आईजी हुआ करता था। हम्म। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी आपको हम नहीं बताएंगे, जी। लेकिन एक पब्लिक के आदमी ने आके शिकायत की हम्म। कि जिला पदाधिकारी की पत्नी को एक सेक्शन फोर्स मिला हुआ है हम्म। और वो जितना घर का डिस्प्यूट होता है हाँ। उसको जाके वो फोर्स रख करके और हैंडल करती हैं। अच्छा। तो मुझे ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। तो हमने फोन किया वहाँ के डीआईजी को, हम्म। एसपी को, सर कि ये हो रहा है क्या। हम्म। तो उसने कहा कि हाँ सर ये हो रहा है। हम्म। तो हमने कहा फोर्स दिया कैसे गया है, हम्म। कोई कैपेसिटी होगा ना जिसमें कि आप किसी को फोर्स दीजिएगा। कोई आंसर नहीं था। हम्म। तो मैंने एसपी को लिखा कि रजिस्टर है केस और आप लोग स्पष्टीकरण दीजिएगा हम्म। कि ये फोर्स क्यों दिया गया है। डीएम की पत्नी को फोर्स नहीं दिया जा सकता है कानूनी तौर पे? कानूनी, तो कोई कैपेसिटी नहीं है ना। अच्छा। तो इसको जब हमने किया तो हमको डीआईजी साहब ने आग्रह किया कि सर इतना कड़ा स्टेप नहीं लीजिए, हम लोग आ करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे, हाँ। माफ़ी मांगेंगे। ये सब हुआ। हमने कहा चलो ठीक है। हम्म। उसके बाद से वो काम बंद हुआ। अगर किसी के घर में डिस्प्यूट है, हम्म। घर रेंट जो लिए हुए है उसके पक्ष में होगा कि ओनर के पक्ष में होगा, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा। हु इज एनीबडी एल्स टू डू इट। अच्छा, जिसके वजह से आपने ये एक्शन लिया था। हाँ, सर, कम्युनल अटेंशन पाने के लिए लोग गाय के मांस को जगह जगह पे आप जब थे तो फैला दिए थे, तो फिर इन चीजों को कैसे देखते थे आप? आपको नहीं लगता था कि ये बहुत गलत तरीका है, मतलब एक बेवकूफी की तरह कह सकते हैं चीजों को, अटेंशन करने के लिए बस लोगों का कम्युनल अटेंशन? कम्युनल अटेंशन के लिए कई तरह से किया जाता है। पुराने जमाने से नदी, सॉरी, कुआं में मांस का टुकड़ा डाल दीजिए, गाय के मांस का टुकड़ा, ये कॉमन है। तो उसका एक तरीका होता है हैंडल करने का कि आप फोर्स लगा दीजिए, तुरंत पेट्रोलिंग कराना शुरू कर दीजिए। तो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ये पाया गया, जैसे सासाराम में पाया गया था
और मैं एएसपी था। हम्म, तो मैंने थानेदार से पूछा कि तुम लोग घटनास्थल से हुआ है हो क्या? हम्म, तो बोला कि सर अभी गए नहीं हैं, आपको तुरंत सूचना दे रहे हैं। हम्म, तो हमने कहा आप जाइए भी मत, और हम भी नहीं जाएंगे। हम्म, तो सबों को आश्चर्य हुआ कि इसमें तुरंत दौड़ा जाता है, और एएसपी कह रहे हैं कि मत जाइए और हम भी नहीं जाएंगे। हाँ, तो मेरी सोच थी कि एक सोर्स ऑफ इरिटेशन है कहीं पर। ये सोर्स ऑफ इरिटेशन अगर घेर के छोड़ दें, हम्म, मतलब उसको कहीं से भी कोई फोर्स लगा देंगे, पेट्रोलिंग करने लगेंगे, तो जिसको नहीं जानना है वो भी जान रहा है। हाँ कि ये चीज हुआ है। या हुआ है, क्या हो गया, काहे रोज तो नहीं होता तो आज क्यों हो रहा है? तो हमने उसको 2-3 दिन तक घेर के छोड़ दिया। घेर के मतलब कोई गया ही नहीं हुआ। अच्छा, उसको और अटेंशन ही नहीं दिया गया। जो घर वाले थे उनको हमने कह दिया कि आपका हम निकलवा देंगे, हाँ, एक आदमी जाएगा वो निकाल देगा, हाँ, अभी आप हल्ला मत कीजिएगा। अच्छा, और पूरे शहर में सादे में हम अपने ऑफिसर्स को लगवाए थे, सिपाही से लेकर के दरोगा जी तक, कि पान के दुकान पर कान लगा के खड़े रहिए हाँ, कि कोई चर्चा इसकी हो रही है कि नहीं। अगर चर्चा होने लगेगी तब हम स्टार्ट करेंगे, अच्छा। और नहीं अगर चर्चा हुई तो 2-3 दिन में लोग ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट था कम्युनल सिचुएशन को हैंडल करने। सर, एक्सपेरिमेंट ये चीज कह सकते हैं कि फिजिक्स का आप अपने डेली लाइफ में देखते थे और ये यूज करते थे और आपको फायदा भी हुआ करता था। एग्जैक्टली जैसे यही सिचुएशन है, हाँ, तो आप यू टेक ए हीट सोर्स, हम्म, कहीं रख दीजिए और उसके चारों तरफ इंसुलेटर लगा दीजिए, हाँ, तो नहीं फैलेगा, हीट वहीं रह जाएगा। बिल्कुल। अन्यथा आप कंडक्टिंग मटेरियल लगा दीजिए, कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करेगा। हो गया। सर, आपका एक बहुत फेमस लाइन है, अपराधी को नहीं अपराध को पकड़िए। अपराध को पकड़ना इन द सेंस कि उसको रीजन ढूंढिए कि क्यों हुआ, और उस रीजन को काट दीजिए, उसका स्रोत काट दीजिए। सर, कोई ऐसा मेमोरेबल चीज जो इस लाइन से जुड़ा हो? इससे, इस लाइन से जुड़ा हुआ जो बेसिक थियरी है, हाँ, वो मेरी थियरी है कि काला धन और अपराध हम्म, ये अनुनाश्रय संबंध है। हम्म, अपराध से काला धन सृजित होता है, हाँ, और काला धन से अपराध का उद्गम होता है। हाँ, और ये दोनों एकदम एक दूसरे के ट्विन ब्रदर्स हैं। अपराध को रोकना मुश्किल है, काला धन को काट देना आसान है। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक काला धन का स्रोत होता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट चंपारण, हम्म, जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने कहा किडनैपिंग 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 फॉर रैंसम। हम्म, मैंने करीब 5 दिन लिया समझने में कि ये किडनैपिंग है ही नहीं, ये है गन्ना का चालान, हम्म, इलीगल माइनिंग, हम्म, फॉरेस्ट कटिंग, इलीगल फॉरेस्ट फेलिंग ट्रीज का, हम्म, और स्मगलिंग अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर। ये 4 ब्लैक मनी के मेजर सोर्स हैं हम्म, जो परिलक्षित हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ किडनैपिंग फॉर रैंसम। बहुत क्लोज रिलेशनशिप था इसमें, और इसको जब मैंने पकड़ा और इस जड़ को हिट किया तो सारे चीजों का खुलासा होगा। सारे सारे चीज आ गए जगह पर। तो इस लाइन से वो चीज जुड़ा हुआ है सर। ये बेतिया का था, किसी अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में शराब था, हम्म, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई और चीज था। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके, फॉर एग्जांपल साहबगंज में गए हम्म, तो वहाँ माइनिंग था, इलीगल माइनिंग हाँ। धड़ल्ले से चलता था। हाँ, जरा सा चेक किया उसको, हर प्रॉब्लम सब जगह पर आ गए। आपका एक एक्सपेरिमेंट और बहुत फेमस है। एक बार रेलवे ट्रैक पे 7 डेड बॉडी मिला था। तो एक्चुअली डेड बॉडी मिलने के बाद लोग चिन्हित करवा के लोगों को दे देते हैं अगर किन्हीं का है तो, या ज्यादा अगर नहीं पता चला तो दफन करवाएं, या जो प्रोसेस होता है उसमें जाते हैं। आप पकड़ कर सातों को भिजवा दिए थे जेल, ये क्या था? ये औरंगाबाद की घटना है। हाँ, सूचना एकदम अर्ली मॉर्निंग मिली हमको कि
ओबरा और औरंगाबाद के बीच में एक रेलवे गुमटी था, आजकल तो ओवर ब्रिज हो गया है वहाँ। हम्म। उसमें 7 डेड बॉडीज खेत में मिले हैं, ओवर गुमटी के बगल में। हम्म। तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, मर्डर हुआ क्या हुआ। दौड़ के पहुंचे वहाँ, 7 डेड बॉडीज दिखाई पड़ा, और जो परिस्थिति थी इर्द गिर्द के, उससे पता चला कि ये हैं क्रिमिनल्स। अच्छा। और इन्होंने एक रोड होल्ड अप किया है। ये भी पता चला कि गुमटी वाले को कह करके गुमटी रोक के हम्म। उन्होंने ट्रक को लूटा है, हम्म। गाड़ियों को लूटा है, और अपना बूटी के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्प्यूट हुआ है, हम्म। जिसके कारण वो गोलियां मार चली हैं दोनों साइड से। हम्म। 2 ग्रुप बन गया था और 7 डेड बॉडीज। इतना ही पता चला। हम्म। भीड़ बहुत ज्यादा लग रही थी। मैंने अलाउ कर दिया भीड़ लगने को कि कोई तो बता देगा, अच्छा, कहीं इर्द गिर्द का कुछ पता चल जाए। कुछ पता चलेगा कि कौन है। ऐसे पता नहीं चल रहा था। चौकीदार लोग भी आकर के देख रहे थे, लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था। हम्म। करीब करीब शाम होने को आ गई थी, अभी भी डेड बॉडीज हमने उठने नहीं दिया था वहां। सडनली एक आइडिया आया मन में कि पुलिस का एक ट्रक मंगवाया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, हम्म। और ऑल डेड बॉडीज को उसमें डाल के हमने कहा इसको जेल ले चलो। तो जेल जब पहुंचे हाँ। तो हमने जेलर साहब को रिक्वेस्ट किया कि जेल बंद हो चुका था, शाम के टाइम में जो बंद होता है, गेट बंद हो गया था, और सब बंदी सब अपने अपने इसमें चले गए थे। इट वॉज रियली लेट। हमने कहा कि आप थोड़ा सा गेट को खोल दीजिए, हम ट्रक जो है पुलिस का उसको अंदर घुसवा देंगे, हाँ। और लाइन लगवा करके जो कैदी लोग हैं वो लोग सिर्फ देखें और लौट जाएं। अच्छा, ताकि वो पहचान जाए अगर ये अगर है तो पहचान गए, मुझे एक उम्मीद थी, क्योंकि क्रिमिनल को क्रिमिनल ही लोग पहचान पहचान। सकते हैं। बिल्कुल। और हुआ भी वही। लाइन लगा करके सब चढ़ करके और देख के उतर गया। उसके बाद हम अनक्लेम डेड बॉडी का जो प्रोसेस होता है उसको करा के है। और दफना दिए। और सबका पता चला। और 1 घंटे के बाद, ये प्रोसेस करने के 1 घंटे के बाद जेल में आए। मेरा सोर्स था जेल में, हम अपना हर जेल में सोर्स रखते थे। अच्छा, ये फीचर हमने ट्रेनिंग से ही सीखी। जेल में है कि और सभी जगह पे? आपको इसका आंसर देते हैं। हाँ। अगर किसी आईपीएस ऑफिसर से आप पूछिए हाँ। कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन ऐसा एरिया है हाँ। जिसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स मिलते हैं, आंसर है जेल। हाँ। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है तो उसमें जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगा ऑफ क्रिमिनल्स वो सबसे ज्यादा। बिल्कुल किसी गांव में इतना नहीं नहीं होगा, वो सब एक जगह है। और सब एक जगह, अनेक अनेक जगह के लोग आए हुए हैं एक जगह पे, तो अगर आपको इंटेलिजेंस चाहिए तो सबसे ज्यादा वहीं मिलेगा। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिमिनल्स होंगे। सब में दोस्ती होती है। हाँ। तो ये बात को हम ट्रेनिंग में ही सीखे थे, और हमने हर जगह अप्लाई किया था। तो हर जेल में हमारा अपना आदमी रहता था। अच्छा। और वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। अपने सक्सेसर को भी हैंड ओवर नहीं करते थे, अपने दरोगा जी लोगों को भी नहीं देते थे। आप अपना डेवलप कीजिए, हम आपको नहीं देंगे। जो मेरा है वो मेरा जो है। मेरा सोर्सेस शेयर नहीं किया जाता है, ये प्रिंसिपल है। तो हमने उस व्यक्ति को बुलाया जो मेरा सोर्स था। हमको साफ बता दिया कि चर्चा हो गई आपके जाने के बाद। तो वही इसकी कहानी है। और चर्चा हो गई तो हमने रेड करवाया, सब कुछ रिकवर हुआ। सर, कर्फ्यू लागू होना एक एसपी का नाकामी कह सकते हैं। पक्का। कर्फ्यू को सर आम भाषा में एक बार जरा लोगों को समझाइए क्या होता है, एकदम आम भाषा में। कर्फ्यू का मतलब होता है कि आपको, इसको अगर एकदम आम भाषा में कहिएगा तो सर में दर्द हो गया, सर कटवा लीजिए। अच्छा, सर में दर्द हो गया, सर कटवा दीजिए। हाँ, तो कर्फ्यू वही है। हाँ। कोई नहीं निकलेगा बाहर। अरे उसने कोई गलती नहीं की है, हाँ। तो उसको आप बाहर निकलने से क्यों रोक रहे हैं? हाँ। जिसने गलती की है उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो जो गलती नहीं किया उसको आप घर के अंदर ला लो। मतलब अपना नाकामी लोगों पे दिखा रहे हैं आप अपनी नाकामी दिखा रहे हैं। हम्म। आई हैव हेल्ड इट कि
जिस समय हमको कर्फ्यू एक बार लगाना पड़ा था, हम्म वो भी बिना मन का, हम्म क्योंकि हम फील कर रहे थे कि हम जाएंगे, अपने से रोक लेंगे उसको। अच्छा। इतना कॉन्फिडेंस था, लेकिन हमको वहां जाने ही नहीं दिया गया। हाँ लगाना पड़ा। हालांकि जितना जल्दी हो सका हटा भी। सर, एज एसपी जब आप पोस्टेड थे कहीं, तो कभी आपको ऑफर आया कि भाई इतना पैसा ले लो, ये काम करा दो, ये मैनेज कर दो, वो मैनेज कर दो? एक बार हुआ था सीबीआई में। अच्छा। उस समय वर्ष 1987 या 88 की बात थी। अमाउंट ऑफर्ड वाज 1 करोड़। आपको 1 करोड़ का ऑफर आया था? अकेला वो व्यक्ति था अक्यूज, आया, उसने ऑफर किया। हम्म और जब मैंने उसकी तरफ देखा, हम्म जब उसने ऑफर कर दिया, हमने एक स्लिप ऑफ पेपर या पैड, हमको याद नहीं है, जो टेबल पर था, हम्म उसको हमने बढ़ाया कि आप 1 करोड़ इन फिगर लिख सकते हैं। हम्म तो उसने कहा हाँ लिख देंगे। 1 पर 0 0 0 0 उसने लिखा। हाँ तो हमने उस ठीक। देख पेपर ले लिया अपनी तरफ। हाँ और तब हमने कहा कि इसमें हमको मात्र जीरोस दिख रहा है, आप और 10 जीरो जोड़ दीजिए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जीरोस। और आपने ठुकरा दिया, रिजेक्ट? रिजेक्ट बोल के थोड़ा ही किया हमने, एक अपने बिहेवियर से बता दिया कि आप बिना मतलब का यहाँ बैठ करके ऑफर कर रहे हैं। हाँ एक केस भी चल रहा था उस समय। हाँ। हमने कहा दुनिया का जो सबसे बढ़िया वकील है उसको ले आइए इतने पैसों में? और लड़ लीजिए केस को। हाँ। अगर आप हमको कानून में बीट कर दीजिएगा तो हम भी सीख लेंगे कि क्या गलती है कोई हमसे। सर, एक मेमोरेबल केस आपका और था कि जब आप सीबीआई में थे, तो एक जगह रेड करने गए थे, तो जब आप सफर कर रहे थे, नागपुर से आज जा रहे थे, तो एक जिसके यहाँ रेड हुआ था और जो वो व्यक्ति था, आपको वहां पे सीट अलॉटेड नहीं था, तो वो व्यक्ति आपको बर्थ अलॉट करा के दिलाया था, ये सच बात है? बिल्कुल। क्या था सर ये? एक एक्यूज था सीबीआई का, वो सीनियर लेवल का कोई ऑफिसर था, हम्म। आई थिंक एनटीपीसी का था। हाँ। तो मैं आ रहा था दिल्ली से पटना आना था, दिन की ट्रेन थी, हम्म। इफ आई रिमेम्बर राइटली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस था। अच्छा। और जल्दी में मैं चढ़ गया प्लेटफॉर्म टिकट लेके, मैंने टिकट लिया नहीं था, रिजर्वेशन था नहीं, हाँ। कुछ अर्जेंसी थी। मैं टीटी साहब के पीछे दौड़ रहा था कि एक टिकट, एक बर्थ दे दीजिए किसी तरीके से। अच्छा। मैं कहा कि रुकिए, आराम कीजिए, अभी देखने पूरा मिला लें तब ना बात करेंगे। ये व्यक्ति, हमने उसको पहचाना नहीं है, उसके यहाँ मैंने दिन भर का रेड किया था, हम्म रहने वाला बनारस का था। तो वो आया मेरे पास, बोला कि आप तो हमको नहीं पहचाने। हमने नहीं, सॉरी, हम नहीं पहचाने। हाँ। तो उसने जग बताया कि आप मेरे यहाँ रेड किए। जैसे ही इसने कहा तो मालूम हो गया हमको। हम्म एंड देन ही सेड कि आप मेरे बर्थ पर बैठिए, हम्म हम आपके लिए एक बर्थ अरेंज करके आते हैं। हम्म। और वो 15 मिनट के बाद लौट करके आए। हाँ। हम श्योर हैं कि वो कुछ खर्च भी कर दिया होगा। हाँ। हालांकि जिस समय की घटना है उस समय मैं सीबीआई में नहीं था, ये ट्रेन वाली घटना है। मैंने हैंड ओवर कर दिया था चार्ज और हम बाहर आ गए थे। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपनी व्यवस्था से उसने एक टिकट का अरेंज किया, टिकट एंड रिजर्वेशन। दोनों? टिकट तो हमने पे किया, रिजर्वेशन का भी चार्ज हमने दिया था। लेकिन वो 15-20 मिनट तक टीटी के अपने तरीके से, ही वॉज अ बिजनेसमैन। उस पर चार्जशीट भी हुआ था। हमको उसने कहा कि आप तो सर चार्जशीट करके गए हैं वहां से, हमको कोई शिकायत आपसे नहीं है। हाँ। उसको एक ही चीज लग रहा था कि मैंने उसके साथ जो किया वो व्यवहार एक मनुष्य का मनुष्य के साथ होता है, वैसा व्यवहार था। मैंने उसको कभी भी उस तरीके से नहीं ट्रीट किया कि अब तो ये क्रिमिनल हो गया।
उसने बॉडी यही यूज किया था कि आपने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आपका जो कर्म था वो आपने किया, हम्म चार्जशीट भी किया, रेड भी अच्छा किया आपकी तरफ से। हम्म हमको केस लड़ना है सर, हम लड़ लेंगे। सर एक कहानी और थी और ये चीज लोगों को जानना भी चाहिए और यहाँ से बिल्कुल हर एक चीजों को सीखना चाहिए। सर एक बार जब आपने पुलिस वाले लोगों के लिए अस्पताल बनवाया था तो जब उसका उद्घाटन का टाइम था तो आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति जो वहाँ के स्वीपर थे आपने उनसे उसका उद्घाटन करवाया था, ये चीज को थोड़ा बताइए। कांस्टेबल्स के पैसे से एक अस्पताल बनवाया गया, सरकारी से नहीं? सरकारी से नहीं। ठीक। सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं था, ठीक। सिपाहियों के लिए और उनके परिवार के लिए। जब बन गया तब हुआ कि इसका उद्घाटन कौन करेगा। मैं उस समय आई थिंक डीआईजी था या एडीजी था बीएमपी का। लोग आए मेरे पास तो हमने पूछा ऐसे कि ये तो योगदान है पूरे समाज का, जो आपका समाज है बीएमपी का उसका योगदान है। तो जब भी कोई यज्ञ पूरा होता है तो पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति में जो परिवार का सबसे वरीय सदस्य है उम्र में, हाँ। वो करता है पूर्णाहुति। तो आप ढूंढ के लाइए कि आपके परिवार का, समाज का उम्र दराज सबसे ज्यादा कौन है। तो पूरा डेटा निकाला गया तो मालूम है झाड़ू कस सबसे उम्र के थे उनको हमने चीफ गेस्ट बना दिया और बहुत इज्जत के साथ इज्जत उनका के साथ उनका पूरा बैंड बजा। बीएमपी का आर्म पुलिस का बैंड होता है, सभी कमांडेंट, सभी डीआईजी, सब लोग आए। सर आपके रहते आपने एक चीज पे और कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट भी किया था और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, ये वोगस वोटर जो फर्जी मतदाता होता है। ये चीज अभी तो नहीं है कह सकते हैं लेकिन उस समय बहुत ज्यादा था। कैसे देखते थे इन चीजों को आप? हम बोगस वोटर का मतलब हुआ इलेक्शन चाहे जितना भी पीसफुल हो, फेयर तो नहीं हुआ। हाँ, फेयर इलेक्शन का भी आपने बहुत जिक्र किया है कि व्हाट इज फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन की परिभाषा हमने बनाई थी, हाँ और बहुत तरह से समझ करके बनाई थी। हाँ। वो इलेक्शन जिसमें हारने वाला भी मान जाए कि हम हार गए, दैट इज कॉल्ड फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन। हाँ अब 90 के दशक में हाँ एंड अर्ली 2000 वाला जो फर्स्ट डेकेड है, हाँ। ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स तक, आप याद कीजिए अगर आप उस समय आई डोंट थिंक कि आप उस समय रहे होइएगा जर्नलिस्ट के रूप में। नो सर। तो लेकिन जो लोग थे उनसे आप बात कर सकते हैं। हाँ वो बताएंगे आपको कि इलेक्शन समाप्त होने के पहले, रिजल्ट आने के पहले तुरंत शुरू हो जाता था, बोगस हुआ, बोगस हुआ, ये बैलेट पेपर फटा, वो इंक डला गया, 50 तरह की शिकायत, फर्जी हुआ। मतलब अभी ये रिजल्ट निकला नहीं है और गंदगी शुरू हो रही थी। तो फिर आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि कौन इलेक्शन हुआ ये? अगर पीसफुल हुआ भी तो फेयर तो नहीं हुआ। बिल्कुल। इलेक्शन कैन बी फेयर बट नॉट पीसफुल, और पीसफुल बट नॉट फेयर, दोनों एक साथ अगर हो जाए तो सोने पर सुहागा है। तो हमने इसको बहुत समझने की कोशिश की हाँ कि फेयर होना ज्यादा जरूरी है। थोड़ा मारपीटी अगर हो गया तो उतना खराब नहीं है जितना कि अनफेयर होना है। और फेयर की परिभाषा मैंने आपको भी बताया। बिल्कुल सर। तो सर जब आप बिहार में थे और जब बिहार में आए थे और बिहार का जो अभी इमेज बना है, जो लोग देखते हैं बिहार को एक गाली के तौर पे बिहारी को देखा जाता है। अभी बंगाल में भी एक केस आया था जहां 2 छात्र गए हुए थे, अपने दानापुर के थे, एक अंकित यादव, वहां गए हुए थे तो उनको वहां पे उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मारा गया। ये चीज क्यों नहीं बदल रहा लोगों का मानसिकता बिहारी को लेकर? मे बी द फॉल्ट लाइज विथ अस।
सेल्फ एस्टीम की कमी हो रही है। हम्म। हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं हाँ। और हमको कोई गुदानता नहीं है, हाँ तो सेल्फ एस्टीम ही ना हुआ। सर, अगर लोगों को समझाना है आम भाषा में, तो जो एकदम नहीं, मतलब जो लोग समझ नहीं पाएंगे ये चीज, तो उसको आम भाषा में कैसे समझाएंगे इन चीजों को आपके अकॉर्डिंग? शक्ति हमारे अंदर है, हाँ। हमने अपनी शक्ति को छीन कर दिया है। अच्छा। आप चारों तरफ दौड़े चल रहे हैं क्योंकि आपको अपनी जगह पर कोई महत्व नहीं मिल रहा है, हाँ। तो आप महत्व अपना दूसरी जगह ढूंढने जा रहे हैं। वहां भी आपको तो कहेगा कि तुमको अपनी जगह पर महत्व नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्यों आ रहे हो। हाँ। अभयानंद जी को बहुत जगह से राजनीति का ऑफर आया, लेकिन आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, इसका कारण सबसे बड़ा सर? एक ही है, हम्म। इलेक्शन के दौरान इस मुद्रा में नेताजी लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल। ये मुद्रा अभिवादन की मुद्रा नहीं है, मांगने की मुद्रा। याचना की मुद्रा है। अच्छा। वोट ही सही, हम्म। ये हम नहीं कर सकते। ये अभिवादन हम कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का अभिवादन कर सकते हैं, लेकिन याचक बन के हम नहीं खड़े हो सकते। जिसकी वजह से नहीं, वोट मांगना पड़ता है और वो डिमीनिंग है। हाँ। हमको वोट दीजिएगा, हम्म। तो ये मेरा पूरा जमीर ही खत्म हो जाता है। क्या ये बात सच है कि अभयानंद जी को योगी आदित्यनाथ से भी ऑफर आया था 2017 में? यूपी के 2 पदाधिकारी आए थे 2017 में, हाँ। और उन लोगों ने संदेश दिया था, हम्म। तो मैंने उनको बहुत संक्षेप में जवाब दे दिया कि मेरी उम्र पद और पैसे पर काम करने की खत्म हो गई है, क्योंकि मैं रिटायर कर चुका था। तो पद और पैसे पर तो काम नहीं कर सकते हैं। अनौपचारिक रूप से अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन मैं औपचारिक सलाह अब नहीं दूँ। सलाह देने का काम मेरा रिटायरमेंट के पहले समाप्त हो गया। अच्छा सर, 2005 के बाद जो कानून व्यवस्था था उसको बहुत ज्यादा ट्रैक पे लाया गया, और उसमें सबसे बड़ा आपका भी हाथ रहा स्पीड ट्राइंग को लागू करने के लिए। तो जैसे 2005 के पहले जो व्यवस्था थी वो और 2005 के बाद का व्यवस्था, दोनों में क्या अंतर है? जनरल पुलिसिंग जो थी 2005 के पहले और हमेशा से रही है, आज भी वही है। पेट्रोलिंग करो, हाँ, पकड़ लो, हाँ, मारो, मार दो, गोली चला दो, लाठी चला दो, ये पुलिस फोर्स के रूप में देखा जाता है। पुलिस की शक्ति है, उसको लगाओ। मैंने इस पर एतबार कभी नहीं किया था, क्योंकि पुलिस जो है वो कानून की शक्ति को सृजित करता है और लागू करता है। तो शक्ति कानून में है, पुलिस में नहीं है। अच्छा, शक्ति कानून में है, पुलिस में नहीं है। आप लोग भी जब जर्नलिस्ट लोग बोलते हैं पुलिस का रुतबा होना चाहिए, मेजॉरिटी नेता लोगों का वर्ड यही होता है, पुलिस का रुतबा बना दीजिए। आई टोल्ड द चीफ मिनिस्टर ये गलत है। पुलिस का रुतबा और वर्दी की गुंडागर्दी में अंतर नहीं होता है। हाँ। आप जो वर्दी पहनते हैं उसका अर्थ इतना ही है कि आप में कानून को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति है, तो कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए। और ये इल्म जिस सीनियर पुलिस ऑफिसर को समझ में आने लगता है वो सक्सेसफुल होता है, अन्यथा वो भी डंडा लेके पीटता चलता है। सर, जब आप मुख्यमंत्री जी से आपको 2005 में जब कॉल आया था उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, और आपको बोला गया था कि आप कानून व्यवस्था को यहाँ एकदम जो चरमरा गया इसको ठीक से कर दीजिए, तो आपको 2 चीजों का ऑफर किया गया था, एक फंड और दूसरा लॉ का, कि अगर आपके अकॉर्डिंग जो चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए वो हम करेंगे, और आपने दोनों को ठुकरा दिया था। आप फर्स्ट ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों चीज को ठुकरा दिए और उसके बाद ठीक करके भी दिए। ये कैसे हो पाया था? दीपक जी, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना
और सड़क और पुल और पुलिया बनाना दोनों एक ही चीज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। उसमें पैसे की जरूरत होती है, हम्म। और लॉ एंड ऑर्डर क्राइम को चेक करना पैसे की जरूरत नहीं होती है। हम्म। अगर आप पैसा खर्च कीजिएगा हाँ। तो गाड़ियां खरीद लीजिएगा, हम्म। जो बड़े बड़े साहबों के घर में शोभा बन जाती है। हम्म। पुरानी गाड़ियों को फेंक दिया जाएगा, नई गाड़ी खरीद के रख ली जाएगी। आप बंदूक खरीद लीजिएगा, गोली खरीद लीजिएगा, हम्म। बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट खरीद लीजिएगा। एक ही चीज यूजफुल खरीदा गया, हाँ। वो था फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ। वो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा था। उसके अलावा जितनी भी चीजें खरीदी गई हम्म। वो ऑलमोस्ट सुपरफ्लुअस थी, नहीं जरूरत है उसकी। हाँ। अगर किसी को गलतफहमी है कि पेट्रोलिंग से आप क्राइम रोक लीजिएगा, ये भी कितना गलत। पेट्रोलिंग कीजिएगा? हाँ। ठीक। इट्स लाइक सेइंग कि हम अपना बाल झाड़ रहे हैं हाँ। तो एक मोटा कंघी को ऐसे करेंगे तो आपको उतना ही पतला कंघी लगाना पड़ेगा, जिससे बाल। तो बाल आपका जड़ेगा। यही पेट्रोलिंग है। इतना डेंस पॉपुलेशन है, आप नहीं घुस पाइएगा पेट्रोलिंग के थ्रू। ये तो बहुत सिंपल समझदारी है, इसमें कोई पीपल से रॉकेट साइंस नहीं है ये समझना। तब उसको भय किस चीज का होगा? पेट्रोलिंग का भय नहीं होता है। हाँ। भय होता है कि अगर पकड़ा गए हम, 100 में एक ही आदमी पकड़ाएगा तो 5 दिन में उसको सजा होगी। तो जो 95 नहीं पकड़ा है उसको डर लगता है कि अगला क्राइम किए, अब पकड़े गए तब तो गए। क्योंकि इस व्यवस्था में 5 दिन और 10 दिन के अंदर में भी कन्विक्शन हुआ है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। स्पीड ट्राइंग का ये कैसे आपको आइडिया आया सर कि इसको लागू करने से कोई चीज होगा जो बिहार में बदलाव लाएगा? ट्रायल हमने सीखा था, एज एवरी अदर आईपीएस ऑफिसर हमको भी ट्रायल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ट्रेनिंग ही नहीं होती है। 173 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीआरपीसी था, अब तो नया वाला कानून में नहीं पता है। 173 सीआरपीसी में आप चार्जशीट फाइल कर देते हैं, उसके बाद आपका काम खत्म। सीबीआई में पहली बार ट्रायल कराने को मिला, क्योंकि उस व्यवस्था में ट्रायल एसपी को कराना पड़ता है। तो मैंने सीखा, स्टेप बाय स्टेप सीखा ट्रायल कराना। उसके बाद जब मैं नालंदा में आया, तुरंत पोस्टिंग हुई 3-4 महीने के बाद नालंदा। एक मर्डर हुआ, हाँ। ब्रॉड डे लाइट मर्डर, रंगदारी का मर्डर था। मुझे ज्वाइन किए हुए 3 दिन हुआ था। हाँ। मैंने पहला काम किया कि सीजीएम के पास, पीओ पर भी नहीं गया, सीजीएम के यहाँ बैठ गया। और सीजीएम साहब अपना इजलास छोड़ करके चले आए, उनके कमरे में हम बैठ गए थे। क्या हुआ एसपी साहब, आप एकदम, हम तो अभी कोर्ट में थे, मालूम हुआ कि आप हड़बड़ाए हुए आए हैं। तो हमने कहा इस तरह की घटना हुई है। आई रिक्वेस्टेड हिम कि हम जो एफिडेविट के हम लिख देंगे, हाँ। लेकिन हमको अटैचमेंट चाहिए जब्ती कोर्ट की, जो एफिडेविट करके ही मिल सकता था। नॉर्मल कोर्ट में 30 डेज के बाद मिलता। अच्छा। तो हमने अटैचमेंट प्रोसेस लिया, 1 घंटे हम वेट किए, ले लिया अटैचमेंट, पॉकेट में डाले और तब घटनास्थल पर गए। एंड आई अनाउंस्ड कि अक्यूज के परिवार को कि अभी तुरंत हाजिर होइए, नहीं तो हम जब्ती कुर्की करेंगे तुरंत। अच्छा। सरेंडर किया हुआ आदमी, एक थप्पड़ नहीं लगने दिए, न पब्लिक मारेगी न पुलिस मारेगी। ले गए थाने पर, डायरी लिखवाए, पीपी साहब को बुलवाएंगे, डायरी अपने सामने लिखवाइए। और चार्जशीट अगले दिन जो फॉरवर्ड हुआ तो चार्जशीट के साथ हुआ। 3rd डे से ट्रायल स्टार्ट हुआ। और हमको जहाँ तक याद है, विद इन अ मंथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा। रंगदारी बंद। तो आप इसी प्रोसेस को अपनाने के लिए इसी कहते हैं? प्रोसेस को हमने एज डीजीपी एंड एडीजीपी अपनाया था पूरे स्टेट के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि प्रोसेस क्या होता है। सर, आखिर वकीलों को क्यों अभयानंद जी के पास आकर बोलने का ये जरूरत पड़ गया कि सर हमारे पेट पे लात मत मारिए? क्या था सर?
ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मधेपुरा में। बेलर्स फेक आते थे और फेक बेलर्स के नाम पर बेल हो रहा था। इसका हम वेरिफिकेशन कराते थे, हम रोक तो सकते नहीं थे। ठीक। तो वेरिफिकेशन हमने कराया कि फेक बेलर्स कहाँ कहाँ किस किस केस में मिल रहा है। हाँ। इमीडिएटली उसका रिपोर्ट लेकर के सीजीएम को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप कॉग्निजेंस लीजिए इसका, हाँ। क्योंकि हम एफआईआर नहीं कर सकते। 195 सीआरपीसी एक कंडीशन लगा हुआ था कि नहीं कर सकते। सीजीएम जो कोर्ट है वही अपने कंप्लेंट पर केस फाइल करेगा। तो सीजीएम थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि सीजीएम फाइलिंग केस अगेंस्ट एडवोकेट ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने शोकॉज कर दिया वकील लोगों को कि आप बताइए क्या बात है इसमें। वकील लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये गलत, हमने सर्टिफिकेट गलत दिया है। अच्छा। लेकिन उसके बाद सीजीएम ने उस पर ऑर्डर किया। हाँ। ये चूंकि पहली बार इन लोगों ने किया इसलिए इनको हम माफ कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर कर दिया उन्होंने, माफ कर रहे हैं। हाँ। आई थॉट कि अब तो मेरा पूरा गेम ही एंड कर गया है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक रिवीजन फाइल किया, और वो रिवीजन ये था कि अभी तो ट्रायल ही नहीं हुआ है तो माफी क्या होगी। अच्छा। अभी तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी में माफी नहीं होगा। होती। हाँ। ये लेकर के हम गए डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज थोड़ा उम्रदार आदमी थे और हम बहुत कम एज के थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने चेम्बर में बुलाया, एसपी साहब, सीजीएम साहब को अगर कोई कष्ट ही हुआ है और वो कष्ट के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, हाँ। आप उनको फोर्स क्यों कर दीजिएगा। अच्छा। हमने कहा सीजीएम अपने पर्सनल कैपेसिटी में मत बढ़े, लेकिन आज वो स्टेट की तरफ से बात कर रहे हैं। स्टेट हैज बीन हर्ट, सो ही शुड टेक कॉग्निजेंस। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि आप बहुत आर्ग्यू करते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, हम इसको रिमांड कर देते हैं और ले जाइए इसको। अच्छा। रिमांड जैसे ही होता है हायर कोर्ट से, इट इज ट्रीटेड कि वो एक्सेप्ट हो गया है। जब पहुंचा तो वकील लोगों को मालूम हो गया कि रिमांड होके चला आया है। हाँ। तो इन लोगों ने, इनको लगा कि अब तो हम लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सजा हो जा सकती है, फिर वकीली कैसे करेंगे। तो वकालत कैसे करेंगे। हाँ, वही उनका पेशा था। हाँ। तो आई स्टिल रिमेम्बर डीआईजी मेरा इंस्पेक्शन कर रहे थे, हाँ। और उसी समय मुंह पर सब पट्टी बांधे हुए वकील साहब लोग हाँ। चले आ रहे थे झुंड में। तो डीआईजी ने जब देखा तो बोले कि क्या हो गया तुम्हारे यहाँ वकील लोग चले आ रहे हैं, हाँ। ये अगर बात कर लिया जाए इसमें, आप हो सकता है आप ही से मिलने आ रहे हो। तो उन लोगों ने जब पूरी कहानी सुनाई तो डीआईजी ने कहा कि तुम ही सॉर्ट आउट करो, तुम प्रॉब्लम क्रिएट किए हो तो सॉर्ट आउट करो। तुम ही सॉल्यूशन दो। तो हमने वकील साहब लोगों से कहा भी कि आप लोग डकैती और रॉबरी में मत कीजिए ये काम। बेलर नहीं मिला है, फिर जेन्युइन नहीं है तो मत सर्टिफिकेट दीजिए। दूसरे आप केसेस में दे दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन इसमें कीजिएगा तो हम इसको परस्यू करेंगे। और आप क्राइम पे कंट्रोल चाहते और थे। उसके बाद हमको कंट्रोल मिल गया उसका। और यही कारण है कि मेरा जब ट्रांसफर हुआ उस डिस्ट्रिक्ट से, आज भी आप पूछिएगा उस बार में तो लोग कहेगा ओनली एसपी जिसको बार ने फेयरवेल दिया था वहां से। दैट वाज अभ्यानंद। और तब जबकि हमने उन पर कार्रवाई की थी, फिर भी उन लोगों ने कहा भी अपने भाषण में, कहा कि हम जानते थे कि आपको किसी भी वकील पर्सनली किसी से अदावत नहीं थी, आप सिस्टम के लिए कर रहे थे, एंड देयरफॉर वी आर एक्सटेंडिंग दिस टू यू। सर, आपने 22 इनकाउंटर में आप इन्वॉल्व थे और आपने गोली नहीं चलाई, ये कैसे हुआ। अगर कोई लीडर ऑफ द एनकाउंटर टीम अपने से गोली चला रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो सर आपके साथ वाले लोग टेंशन में होते होंगे इन चीजों को लेकर। नहीं, उनके पास वेपन है, हम डायरेक्शन देंगे। अच्छा। हम कहेंगे कि अब चलेगी गोली, अभी नहीं चलेगी। हाँ।
ये डिसीजन हमको लेना, अगर हम भी फायर करते रहेंगे हाँ, तो ये डिसीजन हम नहीं ले पाएंगे। लोग अपने मन से फायर करेंगे। जिसको जिधर मन में आएगा फायर करेगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी तो कहाँ थे आप उस समय? हत्या जिस समय हुई थी उस समय मैं भागलपुर पटना हाईवे में लखीसराय के आसपास था। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा सर, क्यों? ये चर्चा में रहने का कारण? तो आप बताइए। नहीं वो तो ठीक है सर, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज इतना चर्चा में क्यों था? आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चर्चित। एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, निश्चित रूप से प्रॉब्लम था। जी। मर्डर वॉज ए प्रॉब्लम, उसके बाद का प्रोसेशन वॉज ए प्रॉब्लम। हाँ। ये दोनों मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, ये सही है। बट उसका हैंडलिंग एक पुलिस ऑफिसर स्पॉट पे है, हाँ। वो कर रहा है। और उसके अलावा जितने भी दर्शक लोग थे हाँ। वो सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इट्स लाइक सेइंग कि अगर कोई सर्जन सर्जरी कर रहा है तो जितने घर वाले लोग बाहर में हैं वो कहें कि अब जरा अपेंडिक्स को काट ही दीजिए यहाँ से। कोई कहे कि नहीं अभी ये वाला ट्यूब को उधर से इधर जोड़ दीजिए, जी। तो सर्जन नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई की है, वो जानता है कि क्या काटना है, कब काटना है, और क्या काटना है, कैसे वो जानता है। हाँ। अगर हर आदमी एक्सपर्ट ही बन जाएगा तो आप हैंडल कीजिए सिचुएशन। अच्छा। मैंने हैंडल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। इसलिए आप देखिएगा जैसे ही फायर पर वो बॉडी जलना शुरू हुआ, मीडिया के लोग बहुत उत्तेजित थे कि तुरंत हम लोगों को बाइट लेना ही है। हाँ। तो मेरे कमरे में लोग घुसे, हाँ। पूरी भीड़ घुसी हाँ। मीडिया के। वो अभी भी इसका सीन याद है, पूरा मेरा टेबल भरा हुआ था माइक से। ऑन फर्स्ट क्वेश्चन लोगों ने पूछा था, सर हुज डिसीजन वाज दिस? और हमने कहा था इट वाज माय डिसीजन, इट वाज अ सिचुएशनल डिसीजन। मैजिस्ट्रेट लोग परेशान थे कि कहीं डीजी ने डिजोन कर दिया कि नहीं हमने तो कुछ नहीं कहा है। हाँ। रिटर्न में तो हमने कुछ नहीं कहा। तो मैजिस्ट्रेट लोगों को लग रहा था कि तो जवाबदेही तो मेरी हो जाएगी, क्योंकि आप मना करेंगे तब। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट जो है वही डिसीजन लेगा। और एक सेक्शन ये भी था पुलिस एक्ट में, जिसको हमने चेक कर लिया था कि द डीजीपी हैज ऑल पावर्स ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इन हिज एंटायर स्टेट। अच्छा। ये भी था, तो हम क्लियर हो गए थे कि हम इसको रोक सकते हैं। आई एक्सरसाइज माई पावर्स अंडर द पुलिस एक्ट टू एक्ट एज द मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सॉरी स्टेट। आई डिसाइडेड इट, क्योंकि हमको पूरे स्टेट का पिक्चर दिख रहा था। अच्छा। मैजिस्ट्रेट साहब को बेली रोड का पिक्चर दिख रहा है, और कंट्रोल आप ही को करना कंट्रोल था। हमको करना है। क्योंकि आप फायरिंग बनाए कराइएगा बेली रोड पर, और उसके बाद मोतिहारी में इसका रिपरकशन हो जाएगा। हाँ। तो ये मैजिस्ट्रेट कहेंगे हम तो अपना काम कर रहे थे, मोतिहारी में क्या हुआ इससे हमको क्या मतलब है। आई एम सीइंग मोतिहारी ऑल्सो, क्योंकि आपको तो पूरा देखना हमको था। पूरा देखना था और हम देख रहे थे कि क्या होने वाला है। सर एक एक्सपेरिमेंट आपने और किया था, उस समय तो फोन नहीं हुआ करता था, 1996 में तो फोन आया था। उसके पहले आपने जितने थाने थे या जितने जगह पे एसपी थे बैठे थे, कनेक्ट करते थे, आपने एक प्रोसेस लाया था। वो क्या प्रोसेस था? और लोग पूरा सरप्राइज्ड हो गए थे कि कर क्या रहे हैं आप। आईपीएस ऑफिसर जितने थे उसमें जिन लोगों को साइंस नहीं समझ में आता था, हाँ। उन लोगों को हमने बात करके दिखा दिया। वही जो वीएचएफ सेट और एचएफ सेट था पुलिस में, उसके थ्रू रिमोट इंटीरियर्स में थाना में कोई ऑफिसर है उससे डायरेक्टली, जैसे डीजीपी चाह रहे थे कि पलामू के डीआईजी से बात करें। हाँ। और उनको हमने बात करा दिया। वो अपने जीप से घूम रहा था कहीं। हाँ। बोले हमको जरा उससे बात करवा दोगे? वे सर आप अपना फोन उठाइए, हम आपको बात करा देते हैं। ठीक। और उस समय तक मोबाइल नहीं आया था। हाँ। और यही जो पुराना वायरलेस सेट सब था, इसी से बात कराया। हाँ। तो वो इसलिए अब इन लोगों को हैरत होता था कि कैसे बात करा रहा है। बिकॉज आई न्यू माई फिजिक्स, आई न्यू कि ये कैसे हो रहा है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होना है, हमने करके दिखा दिया।
वो लोग कहे कि इसको बढ़िया बना दो सिस्टम, होगा उससे उससे पैसा लगेगा, हाँ। आप तैयार होइए करने को। तो एक प्रस्ताव हमने लगाया, हम्म। लेकिन अब उस समय की सरकार थी, उन लोगों को कोई इंटरेस्ट था नहीं, हम्म। आगे बात बढ़ी नहीं, और किसी भी सरकार में ये बढ़ी नहीं। हम्म। लेकिन इट वाज फीजिबल, नहीं किया लोगों ने। रिटायरमेंट के बाद सर कभी राजनीति में आने का आपने नहीं सोचा? आपको हमने शो पहले ही से आंसर में हाँ, बता एक तो दिया, आपने बताया कि क्या कारण है। हम हाथ नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा, मैं जो चीज नहीं है वो नहीं करना है। जिस चीज में मेरा जमीर मर जाएगा वो नहीं करूँगा। अच्छा सर, ये सुपर 30 का कहानी बहुत आपको लेके फेमस है, और जब शायद उसका मूवी लॉन्च हुआ था तो उसमें आपका जिक्र कहीं नहीं किया गया, लेकिन रियलिटी यही है कि आनंद कुमार जी ने ये स्टार्ट अकेले नहीं किया था, उनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम अभय आनंद है। तो ये क्या कहानी रहा सर इसका, सुपर 30? स्टार्ट तो एक ही साथ हुआ था, हम्म। और एक दो साल में रिजल्ट आने लगे थे। हम्म। हालांकि हमको कोई उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट आएगा, हम्म। लेकिन रिजल्ट आया। हाँ। रैंक बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, नंबर आ रहा था। नंबर मतलब कितने लोग क्वालिफाई कर रहे थे। हम्म। उसके बाद 2-3 साल तक और चला। हम्म। 2005 से तो आप देख रहे हैं कि सरकार ने मेरे ऊपर जिम्मा लगा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए। बिल्कुल सर। तो उसके बाद टाइम हमको मिलता नहीं था, हम्म। तो हम बहुत रेगुलरली नहीं जा पाते थे। हम्म। 2-3 दिन में एक बार चले गए पढ़ाने। हम्म। तो हमको सुपर 30 के अंदर क्या हो रहा है नहीं पता रहता। हम्म। लेकिन धीरे धीरे 1-1.5 साल में क्लियर हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं है। हम्म। क्योंकि मेरी सोच थी कि सुपर 30 को मनी अर्निंग बिजनेस नहीं बनाया जाए, अच्छा। गरीब बच्चों के लिए रखा जाए इसको। आप ऐसे भी गौर कीजिएगा, आप जर्नलिस्ट हैं, 2005 तक विदेशी जर्नलिस्ट लोग, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जैसे क्या नाम है जॉर्ज। नहीं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट मतलब प्रिंट मीडिया में गार्डियन हम्म। इंग्लैंड से, हम्म। फिर विजुअल मीडिया में भी विदेशी मीडिया सब आकर के कवर किए। कवर किया, हम्म। डिस्कवरी चैनल। हम्म। तो ये लोग आए, हम्म। और आप इसको भी गौर कीजिएगा हम्म। कि 2005-6 के बाद से हम्म। इन लोगों ने कोई फॉलो अप भी नहीं किया। हम्म। नॉर्मली ये लोग अपने स्टोरीज का फॉलो अप करते हैं, हम्म। दे डिड नॉट डू इट। हम्म। तो हम भी सोचना शुरू किए कि क्या बात है कि ये लोग आए, फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो जो बात हमको समझ में आई, इसके लिए हमने जर्नलिज्म की किताब पढ़ी समझने के लिए। अच्छा। उसमें पहला क्वेश्चन ही होता है व्हाट इज न्यूज। हम्म। तो हम गौर से समझे कि न्यूज होता क्या है। हम्म। न्यूज है व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग, इट इज न्यूज। हाँ। व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन, हम्म। इट इज नॉट न्यूज। तब हमको समझ में आया कि जर्नलिस्ट लोग विदेशी, वो सब तो प्रोफेशनल्स होते हैं, बिहार बिल्कुल। टाइप का नहीं है कि कुछ भी दिखा रहे, कुछ भी इसको बोल रहे दिखा हैं। दिए, कुछ बोल दिए, कुछ बात कर लिए। हम्म। तो तब हमको समझ में आया हम्म। मैथमेटिक्स टीचर टीचिंग मैथमेटिक्स हम्म। इज नॉट न्यूज, हम्म। बट एन आईपीएस ऑफिसर टीचिंग फिजिक्स इज अ न्यूज। इज न्यूज। हाँ। तो वो लोग न्यूज कवर कर रहे थे। जैसे ही हमने छोड़ा इनको, हाँ। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि न्यूज तो वैल्यू खत्म हो गया है। सर, क्या ये बात सच है कि आप रिलायंस कंपनी में गए थे, आपको आप लोगों को 5 लाख का ऑफर किया गया था एक वो उस पे, और एक सॉल भी दिया गया था, तो आपका वहां पे हामी नहीं भरा गया था उसको लेने से? शॉल मैंने कहा था कि आप, शॉल एक सम्मान की चीज होती है। हाँ।
जो नॉर्मली लोग उड़ा देते हैं। ऐसे वो आप कर दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा नहीं लेंगे लेकिन हम। पैसा नहीं लेंगे। हाँ, पैसा नहीं लेंगे हम। आई डिड नॉट टेक मनी। सर एक चीज और, जब मैं चेकआउट कर रहा था तो एक चीज पता चला कि ये क्या बात सच है कि आपने जब सुपर 30 जब आप चला रहे थे तो उसमें ये आपका व्याख्या था कि आप बस जनरल वाले बच्चों को पढ़ाएंगे? इसका ये बहुत चर्चा में रहा है। ऐसी कोई ऐसा बात कोई नहीं थी। कंडीशन नहीं था मेरा। हाँ। आप अगर देखिएगा तो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर प्रत्येक तरह के कैटेगरीज थे उसमें। हम्म। ओबीसी भी थे, एससी भी थे, हम्म। बट हमने रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं किया था। जो भी उस लेवल पर आ जाएगा पढ़े। नहीं, आपका क्या नाम है, ऐसा था कि रहमानी 30 चल रहा है तो भाई ये चीज हम भी एक स्टार्ट कर सकते हैं? ये जिस समय एक जाति के लोगों ने अप्रोच किया हमको, हम्म। जब ये सब खत्म हो गया था, सुपर 30 हमने बंद कर दिया था चलाना, तो उन लोगों ने अप्रोच किया कि हम लोग फंड करेंगे और आप हमारे समाज के गरीब बच्चों के लिए कर दीजिए। हम्म। मैंने ऐसे ठीक है, अगर रहमानी हो रहा है हम्म। तो ये भी तो होगा। फिर ये भी होगा। हम्म। और आज आप देखिएगा दीपक जी, तो कोई समाज ऐसा नहीं है जिसके पास पैसे की कमी है। हम्म। ठीक है, ज्यादा लोगों के पास नहीं है, लेकिन कम लोगों के पास तो है ही है। तो वो क्यों नहीं अपने समाज को पढ़ा देते हैं, बजाय इसके कि हल्ला कर रहे हैं कि अभयानंद नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सर ये चीज कहना बिल्कुल गलत है कि आप जनरल वालों को बस पढ़ा रहे थे, आप हर कास्ट, हर वर्ग के लोगों को पढ़ा रहे थे। बिल्कुल गलत। तो सर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चर्चा में था तो ये सुपर 30 छोड़ने के बाद यही सबसे ज्यादा चर्चा में था कि अभयानंद जी के द्वारा बस जनरल वर्ग के लोगों को या जो बच्चे थे उनको पढ़ाया जा रहा था। प्रायोजित था। सर अभी आपका क्या रूटीन होता है डेली का? अभी तो आप सुबह उठ करके थोड़ा व्यायाम करके 7 बजे निकल जाते हैं पढ़ाने, एवरी डे। हाँ जिसमें हॉलीडे, संडे, मंडे सब इंक्लूडेड है। सर, जो इंटरेस्ट पहले था वो इंटरेस्ट सेम अभी भी है। अच्छा। करीब 10 बजे लौट के आ जाते हैं। हाँ। फिर नहाए, नाश्ता किए। हाँ। उसके बाद नॉर्मली कहीं नहीं जाते। अच्छा सर, कोई लोग जो आपसे जुड़ना चाहता है, बहुत लोग आपके कमेंट सेक्शन में लिखे रहता है कि मैं सर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, सर से जुड़ना चाहता हूँ, तो लोग को कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? मेरा एक फेसबुक पेज है, बहुत फ्रीक्वेंटली हम लिखते हैं उसमें। आप उससे नंबर ले सकते हैं, और जो भी हमको फ़ोन करता है, हम अगर उस समय तुरंत नहीं रिस्पॉन्ड कर सके तो आई मेक इट अ पॉइंट कि हम रिंग बैक करेंगे। ये चीज तो बिल्कुल सही कहा सर ने। सर कॉल बैक करते हैं सामने से, और क्या है नहीं है सर, जानना भी चाहते हैं सामने वाले ने क्या इंटेंशन से इनको कॉल किया था। और सही बात है, सर का फेसबुक पेज है, आप वहां से सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर इनके बारे में जानना है तो आप जरूर आके मिल सकते हैं। कोई भी आगे सर से पर्सनली मिल सकता है। सर एक चीज और, बिहार के इलिटरेसी रेट पे क्या कहना है आपका? ये तब तक रहेगा जब तक कि नेताजी लोगों को ये फीलिंग होती रहे कि अनपढ़ लोग अच्छे वोटर होते हैं। अनपढ़ लोग अच्छे वोटर होते हैं, ठीक। तो फिर ये लोग कैसे समझेंगे कि जैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला, अनपढ़ लोग ही वोटर होते हैं, ऐसा ये नेता का सोचना है, तो लोग कैसे जागरूक हो पाएंगे सर? क्या ये चीज अभयानंद जी को कभी नहीं लगा कि हम लोगों को जागरूक करें और इन चीजों से निकाले? आपको क्या लगता है सुपर 30 जो हम कर रहे हैं क्या पे? ये तो बिल्कुल है सर, लेकिन सुपर 30 में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आईआईटी के निकालने के बाद वो तो चले जाते हैं, दूसरे जगह से आईआईटी करते हैं, फिर अच्छे जगह पे सेटल्ड हो जाते हैं, बिहार को तो नहीं देखते हैं। आप कैसे जानते हैं कि बिहार को नहीं देखते हैं? जो आप दूसरी बात कर सकते थे वो ज्यादा माकूल होता है, उसकी संख्या बहुत कम है। हमने इस प्रस्ताव को रखा था, नहीं एक्सेप्ट हुआ। आपने तो सामाजिक हित के लिए ही रखा था ये प्रस्ताव कि इसको बहुत बड़ा बनाया जाए, बहुत बड़ा सरकार ही बना सकती है, और सरकार ने वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो नहीं बना। तो हम अपनी शक्ति से जितना 10 बच्चों को प्रति वर्ष कर सकते हैं उतना हमने कर दिया।
और जिस समय हम दुनिया से विमुख होंगे तो उस समय हमको एक फीलिंग तो रहेगी ना कि हमसे जितना बन पड़ा हमने कर दिया, मांगा नहीं हमने। दीपक जी, ये जो मेरा प्रयास है हम्म ये डीजीपी वाले प्रयास से कई 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 गुना ज्यादा बेहतर है। उसका रीजन क्या है? डीजीपी वाले प्रयास में और ये जितने भी पद वाले लोग हैं बैठे हुए, हम्म उस सब पर अप्लाई करता है, वो चाहे मंत्री हो या साहब हो। हम्म आप पैसा लेके काम कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली भी कर रहे हैं तो आप पैसा लेके कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं। इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपको तनख्वाह मिलता है। हम्म आप बिना तनख्वाह के नहीं करते इसको, हम्म अगर ऑनेस्टली भी कर रहे हैं तब भी मैं बात कर रहा हूँ। हम्म तो जब आप पैसा एक हाथ से आपने पैसा लिया और दूसरे हाथ से काम किया हम्म तो कौन मेहरबानी किया? ये तो डील है फिर। डील है, पक्का डील है। हम्म लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो डील नहीं है। हम्म समाजित का काम है। ये हमने कुछ नहीं लिया है। हम्म हम जो यहाँ से जाते हैं पढ़ाने के लिए वो भी हम अपना पेट्रोल और डीजल भराते हैं। पैसा उतना हमको पेंशन में मिल जाता है। सर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हाँ बोलेंगे, या नहीं तो पास बोल सकते हैं। सर अगर बिहार में आपको चुनना होगा तो आप नीतीश कुमार लालू यादव किनको चुनेंगे? नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव? नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स का चक्कर है, इंटरेस्ट नहीं है। सर अभी ऐसा कोई चीज जो आप पढ़ाने के अलावा जो चीज आप करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी फिजिक्स मैथ्स का। अच्छा, अभी भी फिजिक्स मैथ का। फिजिक्स से शुरू से ही एक तरीके से बॉन्डिंग रहा, वो अभी भी चलता आ रहा है। सर अभी आगे का क्या सोच रहे हैं? आपका कुछ इसके अलावा कोई थिंकिंग, कुछ एक्सपेरिमेंट जो आने वाला हो, या जो कुछ करने वाले हैं आप, या जो चीज चल रहा है वैसे चलेंगे? नहीं, कोई सोच नहीं है। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम्म जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सर एक केस और था 2013 में, बॉम्ब ब्लास्ट वाला चीज बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, और उस समय आप प्रेजेंट डीजीपी भी थे बिहार के। तो इन चीजों को कैसे आपने देखा था खुद से? उसका एक शब्द अगर मानिएगा तो धैर्य। पेशेंस। आई कुड हैव इजली लेफ्ट इट कि एसपी जाने हैं, अच्छा। जवाबदेही तो एसपी साहब की है, बट आई डिडंट डू दैट। क्या व्याख्या था सर इसका? व्याख्या एक घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। हम्म इनिशियल स्टेज पर आई फेल्ड हम्म बिकॉज हम उसको रोक नहीं पाए, हम्म बट हमने कॉम्पनसेट किया उसको बाय गेटिंग इट डिटेक्टेड विद इन 5-7 आवर्स। क्लीन डिटेक्शन हुआ 5-7 घंटे के अंदर में। अच्छा। और हमको लगता है शायद पूरे कंट्री में इतना बड़ा टेररिस्ट ऑपरेशन का डिटेक्शन 5-7 घंटे में नहीं हुआ। हम्म हर केस में बहुत टाइम लिया है, बट फर्स्ट क्लीन डिटेक्शन आईडीज रिकवर हुए रांची में, हाँ। हटिया में। अच्छा। करीब करीब सब कुछ डिटेक्ट हुआ। घड़ियाँ वही सेम घड़ी, वो इसलिए कि आई केप्ट हैमरिंग एट इट। लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन भी करा रहे थे, और सब एक साथ हो रहा था। उसको हैंडल करना मेंटली ट्रोमैटिक हो सकता है, बहुत साधारण नहीं है। अभयानंद जी इमोशनल है नहीं है? या स्टार्टिंग में यस और नो में चाहिए? यस और नो में, और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप? नहीं, हमको एक्सप्लेन करने की भी कोई चीज़ नहीं है इसमें, बट एज ए पुलिसमैन इमोशन नहीं होता।
स्टार्टिंग में लेकिन आप थे जब एएसपी पे तो आप इमोशनल थे, एक केस। स्टार्ट हुआ था एएसपी में तो ट्रेनिंग होता है, इंडिविजुअल पुलिस में कन्वर्ट हो रहा है। हम्म, बट जब मैंने कई मर्डर्स देखे तो हमको लगा कि यहाँ इमोशन का स्कोप ही नहीं। अच्छा सर, अभी के जो यंगस्टर्स हैं, अभी जैसे यूपीएससी का कोई प्रिपरेशन कर रहा है, 12th बाद, ग्रेजुएशन के बाद जब वो एग्जाम देता है, तो बहुत लोगों का ऐसा होता है कि पारिवारिक इकोनॉमिक वैसा नहीं होता और वो बच्चे जिद करते हैं दिल्ली जाने का। तो ऐसे कैसे आप वो बच्चों को सर मार्गदर्शन करेंगे कि बिहार में भी रह के ऑनलाइन सुविधाएं से वो चीज़ हो सकती है? जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ एक फायदा है जो बिहार में शायद नहीं मिलेगा। माहौल। ग्रुप, हाँ, माहौल सही वर्ड है। हम्म, टीचर, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में आप रहते हैं, हाँ उनके बीच में एक ऐसा माहौल रहता है कि उससे आपको फायदा हो जाता है, जो यहाँ शायद नहीं। सर, लैंग्वेज बैरियर बनती है। हाँ, पक्का। जैसे यहाँ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम बिहार बोर्ड से हैं, कर सकते हैं, होगा हमसे ये तो आप यूपीएससी की बात करते हैं, आईआईटी में दिक्कत हो जाती है। हम्म। हाँ, वो तो नॉर्मल भी एग्जाम में भी सर, नीट है, आईआईटी है। एक ही स्ट्रेंथ है बिहार के गरीब गांव के बच्चों का, वो है गणित। उसी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। भाषा तो डूबी हुई भाषा मीन्स लैंग्वेज बैरियर हो सकता है और होता भी है। तो सर, जो शुरुआती में जो बच्चे बिहार बोर्ड से आएंगे तो उन कैसे इन चीज़ों पे कैसे इसको टेक ओवर कर सकते हैं? हिंदी की किताब लीजिए, हिंदी पढ़िए, बगल में अंग्रेजी की किताब लीजिए, उसको भी पढ़िए, डबल मेहनत पड़ता है। अच्छा। दोनों को जब एक साथ पढ़िएगा तब धीरे धीरे बन जाता है, 2 साल में बनने लगता है। सर, अभी एक चीज बहुत ज्यादा अपने चरम सीमा पे, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है भारत में, इवन बिहार में। इसको कैसे देखते हैं आप, और कैसे रोकना चाहिए इसको? अगर आप इन चीजों को देखते खुद से और आप प्रेजेंट पावर में हो तो कैसे रोकते हैं इन चीजों को? अर्थ, उस व्यक्ति ने जिसने पैसा कमा लिया है, उसका पैसा निचोड़ के उससे निकाल लीजिए। अच्छा। सजा उसको हो, ठीक है, अपनी जगह पर है। हाँ। पीएमएलए में उसका पैसा हिसाब किताब निकालिए। ये हर जगह सही है, जहाँ भी ऑफेंसेस हो रहे हैं वहाँ जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है उसको पकड़िए। ब्लैक मनी जो जनरेट कर रहा है उसको। सर, अभी जैसे स्टूडेंट्स लोग होते हैं, खासकर अपने बिहार से होते हैं, इनका सबसे मेन फोकस्ड होता है गवर्नमेंट जॉब पे। क्या आपके अकॉर्डिंग लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे स्टूडेंट जा सकते हैं? आईआईटी वही एक रास्ता है। आईआईटी के थ्रू आदमी प्राइवेट सेक्टर में जाता है, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा करने के बाद वो अपना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टअप्स थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो अपनी कंपनी बना लेता है। तो वो एक रास्ता है, और जो उस रास्ते से नहीं जाते हैं उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सरकारी नौकरी। तो सर, वैकेंसीज नहीं होती है, और वैकेंसीज आती है तो एग्जाम देते हैं लोग, तो 1 साल 2 साल लग जाती हैं। ये प्रॉब्लम तो डिफाइंड है। देखिए, इसका मॉडल समझिए। हार्डली 2% लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी में हैं। 98% बाहर हैं। हाँ। पैसा का हिसाब जोड़िएगा, इसी 2% वाले दायरे में मेजर पैसा है। हाँ। घूस के साथ अगर जोड़िएगा तो जो 2% वाला घेरा है उसमें काफी पैसा है, और जो 98% वाला घेरा है उसके बाहर में उसमें पैसे की कमी है और आदमी ज्यादा है। हाँ। तो ये सब की इच्छा होती है कि हम बाउंड्री क्रॉस करके और चले आए इस 2%। और वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल की बात नहीं है। ये जो 2% वाले हैं यहाँ आदमी बैठे हुए, हाँ। उनका क्या होगा? गोली मार देंगे कि तुम घुसो मत यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि अगर घुस जाओगे तो हमारा ही शेयर में सब काटोगे तुम। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, आप कहना ये चाह रहे कि अगर वो 2% एंटर करे, 2% वाला जो लोग हैं जिसमें 98 वाले लोग आएंगे तो उनका पेट काटना स्टार्ट कर देंगे। ये गोली मार के उसको बाहर करेगा। तो फिर ऐसे कैसे फिर हो पाएगा सर? इसको सरकार इनकरेज करती है। अच्छा, सरकार इनकरेज करती है। यस।
तो अगर और ऑप्शंस देखा जाए तो फिर सर क्या किया जा सकता है? जो बिहारी बच्चे हैं अपने, क्या कहाँ जा सकते हैं फिर? ऑनेस्टली पहले क्या सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी? मिलती थी? कोई हल्ला हंगामा तो नहीं होता था। नहीं। तो आज हल्ला हंगामा क्रिएट करके आपको तैयार कर दिया कि देखो देखो हम देने वाले हैं अब, लेकिन वो मिलना नहीं है। मिलता नहीं है। तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। हाँ। और पॉपुलेशन भी सर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कहें हाँ। तो आपको रिजर्वेशन का हल्ला कराने लगे, रिजर्वेशन दे दो। हम्म। तो हमने अपने आप से सवाल पूछा हम्म। कि जॉब तो है ही नहीं है आपके पास। हाँ। तो इट इज लाइक सेइंग कि जीरो का 50% और जीरो का 70%, हम्म। सब जीरो ही है। हम्म। सही बात है, सब जीरो ही है। काय को मारा पीटी किए हुए हैं। हम्म। आपको हम रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं, 90 कर देते हैं, हम्म। लेकिन आउट ऑफ जीरो। तो फिर फायदा क्या तो है? फायदा क्या है? सर धर्म की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपका कैसा है उस पर धर्म को विचार है? हमने हमेशा माना है कि ये मेरा व्यक्तिगत है, हम्म। सड़क पर हम इसको नहीं लाएंगे। हम्म। हम जाते हैं, मेरी जो आस्था है वो है, और वो कभी कम नहीं हुई, लेकिन उसको हम सड़क पर नहीं लाया। सर कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति और कम्युनल अटेंशन दोनों कनेक्टेड है, कह सकते हैं। सब रिलेटेड है वोट से। अच्छा। वोट, अगर हमको पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट है वोट में, हाँ। वो धर्म के माध्यम से है, क्राइम के माध्यम से है, हम्म। कास्ट के माध्यम से है, जिस माध्यम से है, उनको वोट चाहिए बस। सर अभी जो स्टूडेंट आपको या हम लोग को देख रहे हैं, अगर वो सुपर 30 में आपसे मतलब आपके उसमें जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ पाएंगे? क्या कोई एग्जाम? टेंथ में आप आइएगा तो एग्जाम देना होगा। हम्म। वो सुपर 30 का एंट्रेंस एग्जाम है। हाँ। आप आइए, इम्तहान दीजिए, अगर आप क्वालिफाई कर जाइएगा तो वेलकम। सर कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा था कि हमको उसमें पढ़ना है, कैसे जुड़ पाएंगे सर से? तो हम इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं, जो बच्चे देख रहे होंगे वो आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे सर के साथ जुड़े। दिसंबर में एक परीक्षा होगी, हम्म। वन ऑफ द संडेज को। हम्म। आई थिंक डेट अनाउंस्ड हो गया है, 21 या 22 कोई संडे है, और उसके पहले वाले संडे। हम्म। तो आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में कोई एक सेंटर होगा, वहाँ जाइए। हम्म। आप अगर फॉर्म पहले से नहीं भी भर पाए तो वहीं पर स्पॉट पर फॉर्म भर दीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म आता है? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, बिना लाइन है। तो बिना लाइन हुए? आप आइए, अगर फॉर्म भर दीजिए अपना। हाँ। हम वेरीफाई करते हैं लास्ट में, जब आप अच्छा। क्वालिफाई कर जाइएगा हाँ। तब हम वेरीफाई करेंगे। हाँ। और फिर उसमें से जो लोग क्वालिफाई करेंगे पूरे बिहार से, हम्म। उनको हम लाते हैं यहाँ पटना में। हम्म। सेकेंड राउंड रिटर्न रहता है वो भी। अच्छा। नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, यही दो चीज रहता है। हम्म। वो कर लीजिए आप, उसका एक इंटरव्यू लेते हैं। अच्छा, आप खुद इंटरव्यू लेते हैं? सर जो बच्चे फिर क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? आप आइए, अपना पटना में एक हॉस्टल नुमा चीज है, उसमें रहिए, टीचर्स पढ़ाएंगे, घंटी उंटी नहीं बजती है। ना पैसा लगती है ना घंटी बजती है। खाना मिलता है पूरा, हम्म। पढ़ने को पूरा मिलता है। हम्म। मित्र लोग रहेंगे, जो आप सिर्फ पढ़ने की बात होती है और कोई बात ही नहीं होती। मोबाइल नहीं मिलेगा। अच्छा, मोबाइल अलाउड नहीं है? ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, मोबाइल अलाउड नहीं है। और सर और कोई चीज़ जो अलाउड नहीं है? और खाना जो खाना चाहिए खाइए, अच्छा। डिसेंट खाना मिल जाता है, हम्म। और आपको कुछ लगता नहीं है। हम्म। अभी तो सर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आप अभी फिलहाल प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं अपने संस्था में? 11th वाले जो हैं वो 20 से अधिक हैं, हमको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत और नहीं। 12th में जो लोग हैं उसमें 10 से ज़्यादा है। 10। छोड़ते हैं लोग, बेतहाशा छोड़ते हैं, क्योंकि उनको मोबाइल नहीं मिलता है तो बेचैनी हो जाती है। अच्छा, जब तक यहाँ रहते हैं तब तक उनको फ़ोन नहीं मिल सकता है? घर पे बात करना हो फिर? स्टाफ लोग हैं, उनसे आप कह दीजिए कि हमको घर से बात करा दीजिए, वो करा देंगे। अच्छा, ये प्रोसेस है।
और घर से भी अगर कांटेक्ट करना हो तो उसी स्टाफ का नंबर उनके यहाँ है, आप लगा दीजिए, बात करा देंगे। सर आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट तो अभी बहुत सारे जगहों पे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो होने के बाद आपसे मिले और वो स्टूडेंट अभी बहुत अच्छे जगह पे हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल? एक लड़का जो रियली फिजिक्स में बहुत अच्छा किया, वो मगध सुपर 30 में था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया आईआईटी दिल्ली, इंजीनियरिंग फिजिक्स किया वहाँ से। उसके बाद पीएचडी के लिए एमटेक था उसका। हाँ। पीएचडी के लिए अप्लाई किया जिनेवा के लेबोरेटरी में, जिसमें 4 नोबेल प्राइजर काम कर रहे हैं। अच्छा। एंड ही वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इसने फेस किया इंटरव्यू पीएचडी में एडमिशन के लिए। जी। एमटेक कर लिया था, पीएचडी में जा रहा, नैनो टेक्नोलॉजी में, और आज कर रहा है वहाँ, बहुत अच्छा कर रहा है। तो सर ने आपको बताया कि क्या प्रोसेस है सुपर 30 में आने का, और अगर आप आते हैं तो किन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। सर ने वो भी बताया मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, आपको वहाँ मोबाइल नहीं मिलेगा। अगर आपको अपने पेरेंट्स से बात करना है तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो आपको बात करा देंगे, वो आपको आपके पेरेंट्स से कनेक्ट करा देंगे। सर ने एक चीज़ और बताया कि कब इसका एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने बार होता है। जैसे एक बार रिटन होता है, फिर एक और होता है, और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। अगर वो आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप सर के साथ जुड़ सकते हैं, और सर के द्वारा आपको उसमें पढ़ाया जाएगा, और सर के द्वारा आपको उसमें समझाया जाएगा कि कैसे चीज़ों को टेक ओवर करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और सर ने एक अपने स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी दिया जो आज अभी बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए एक्स डीजीपी ऑफ बिहार अभयानंद सर जुड़े थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू।